यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ क्लास 12 में जो कवि परिचय है उसको, साथ ही हम समझने जा रहे हैं व्याख्या को कि आपको परीक्षा में व्याख्या किस प्रकार से लिखनी है ताकि आपको पूरे में से पूरे जो नंबर है वो मिले। यदि आपको व्याख्या नहीं आती है तो उसमें भी आपको किस प्रकार से जो मार्क्स है वो मिले। साथ ही आपको निबंध लिखने की शैली बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से आप निबंध लिखें ताकि आपको जो पूरे में से पूरे मार्क्स है निबंध में, व्याख्या में और कवि परिचय में। तो इन तीनों टॉपिक आपके मेजर इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इन तीनों को अपन समझेंगे कि किस प्रकार से इनको लिखना है परीक्षा में। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं कवि परिचय। तो कवि परिचय आपका जो हरिवंश राय बच्चन का है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कवि परिचय है क्योंकि ये पिछले 2 सालों से जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के जो 12th का एग्जाम है, पिछले 2 सालों से ये कवि परिचय रिपीट हो रहा है, तो इस बार भी रिपीट होने के चांस है इसके। तो इसलिए आप कवि परिचय जो हरिवंश राय बच्चन है इसका पूरा कवि परिचय याद कर लें। तो आपको किस प्रकार से कवि परिचय लिखना है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे कवि परिचय लिखना है। तो आपको लिखना है हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद में हुआ। फिर उसके बाद में लिखना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक कोर की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। फिर उसके बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। आपने इतना लिख दिया, काफ़ी है। फिर इसके बाद में ये लिख दें इनको क्या क्या जो पुरस्कार है वो मिले। तो 2 चट्टानों पर इन्हें साहित्य का अकादमिक पुरस्कार मिला, इन्हें पद्म भूषण मिला, सरस्वती पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया। आपने इतना लिख दिया। फिर उसके बाद में आप यूँ लिख सकते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, जिसमें आप मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, आप ऐसे कुछ जो नाम हैं वो लिख लें। यानी कि आपको कुल मिलाकर फॉर्मेट इस प्रकार से लिखना है कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद में हुआ, इन्होंने इलाहाबाद से विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की। फिर उसके बाद में इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में PhD की उपाधि प्राप्त हुई। इसके बाद इन्होंने कई सारी जो रचनाएं हैं वो की, जिसमें मधुबाला, निशा निमंत्रण, मधु कलश आदि मुख्य रचनाएं हैं। साथ ही इन्हें कई सारे अकादमिक पुरस्कार भी मिले हैं, साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार, जिसमें ये निम्नलिखित है। इन्हें 2 चट्टानों पर साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला। उसके अलावा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सरस्वती पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। आप इतने लिख देंगे, ये सफिशिएंट है। यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो, यदि आपको पूरा कवि परिचय आता है तो फिर वो अच्छी बात है। फिर उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट था वो ये था। उसके अलावा जो कुंवर नारायण का कवि परिचय, ये भी आपके इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसमें भी आपको ये लिखना है कि कुंवर नारायण का जन्म फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में MA किया। यायावर प्रकृति के कारण इन्होंने पोलैंड, रूस, चीन की यात्रा की, यानी कि ये घुमक्कड़ थे तो इसलिए इन्होंने इधर उधर की यात्राएं की। इन्हें क्या क्या सम्मान मिले हैं तो इन्हें मिले हैं कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान और साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार व ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनकी जो रचनाएं, ये 30वें शतक के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम और अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, तो ये इनके काव्य संग्रह है। और प्रबंध काव्य, आत्मजनी कहानी संग्रह आकारों के आसपास इनका निधन हुआ। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इस कवि परिचय को। उसके बाद में जो निराला जी है ये आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, यानी कि आपको जो हरिवंश राय बच्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, कुंवर नारायण है, तो ये जो आपके इंपॉर्टेंट कवि परिचय हैं तो इनको आप अच्छी तरह से याद करें। बाकी और को आप मोटा मोटा पढ़ लें, बाकी जो ये मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ तो इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल रियासत के मेदिनीपुर जिले में हुआ। इन्हें रामकृष्ण मिशन से ये जुड़े रहे। उसके बाद में इन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु से आघात होने के बाद यह अपने पैतृक लौट आए। फिर उसके बाद में इन्होंने कई सारे साहित्य सृजन किया। इन्होंने कई सारी जो कविताएँ, ये चीज़ें जो है वो लिखी। फिर उसके बाद में इन्होंने कई सारी रचनाओं को लिखा, जिसमें गीतिका, तुलसीदास, उसके अलावा कुकुरमुत्ता आदि जो कविताएं हैं, ये इनकी रचनाएं हैं, ये प्रसिद्ध है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं रघुवीर सहाय। तो रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ में हुआ। ये समकालीन हिंदी कविता में संवेदनशील कवि हैं, ये लिखते हैं। फिर उसके बाद में इन्हें साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप, लोग भूल गए, हंसो हंसो जल्दी। तो इस प्रकार से इनकी जो कविताएं हैं ये हैं। फिर बात करते हैं तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी का कवि परिचय, ये हिंदी साहित्य के सगुण काव्यधारा के राम भक्ति के कवि माने जाते हैं। यानी कि जो तुलसीदास जी वो किसके कवि है तो यह राम भक्ति धारा के कवि है। उमाशंकर जोशी, इन्होंने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा। इन्होंने आम जिंदगी के अनुभव से परिचय कराया। इन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने भाग लिया, साथ ही ये जेल भी गए। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीन, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, सपना बहार, शहीद। तो इस प्रकार से जो ये है इनकी मुख्य जो रचनाएं हैं वो है। साथ ही में आप लिख सकते हैं कि इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं।
अब चलते हैं इनकी व्याख्या की तरफ कि आपको व्याख्या किस प्रकार से लिखनी है। तो एग्जाम में व्याख्या आपको इस प्रकार से लिखनी है। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं जग जग फिरा, है ना, मैं जग जग फिरा, तो आपने शुरू में लिख दिया मैं और नीचे लिख दिया है करता हूँ। तो आपको इस प्रकार से जो हेडिंग है वो डालनी है। फिर उसके बाद में आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या लिखेंगे आप, प्रस्तुत पद्यांश कक्ष, आप ये लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता आत्म परिचय से लिया गया है, ये लिख दें। फिर उसके बाद में आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे, तो ये कविता निशा निमंत्रण से संकलित है। इस कविता में बताया गया है कि सब आपको इंपॉर्टेंट लगी तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। फिर चलते हैं व्याख्या की तरफ। व्याख्या आपको किस प्रकार से करनी है, तो व्याख्या आपको करनी है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं संसार में जीवन में प्यार के लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झनकर जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यानी कि इसमें हरिवंश राय बच्चन जी कहना चाह रहे हैं कि इस संसार के जीवन का भार मेरे ऊपर है, फिर भी मैं अपने प्रियतम को कोमल रूपी हृदय से यदि मेरे जो दिल है उसको झंकृत कर दिया है, इस तरह मैं अपनी सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यानी कि हरिवंश राय बच्चन या कवि जी कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब पीकर मस्त रहता हूँ, इसलिए मैं इस बात पर कभी विचार नहीं करता कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। यह संसार तो उन्हें पूछता है जिनकी प्रशंसा होती है, जो उनके कहने पर चलते हैं उन्हें उनके अनुसार गाता हूँ तथा कविता में अपने मनोभाव अभिव्यक्त करता हूँ। यानी कि जो व्याख्या है व्याख्या आपको अपने मन से लिखनी है। थोड़े आपने समझ लिए, फिर उसके बाद में आपको जो व्याख्या है ये पोर्शन आपको मन से लिखना है। फिर व्याख्या लिख दी। फिर व्याख्या के बाद विशेष में भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से विशेष लिखना है। तो विशेष में पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि जो पद्यांश है इसकी भाषा सरल व सहज है। दूसरा आपको लिखना है कि इसमें चमत्कारिक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है, इसमें छंदों का सुंदर प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद में आपको जो तीसरा पॉइंट है ये क्या लिखना है, जो इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे। जैसे कि इस कविता में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कवि कहना चाह रहा है कि किस प्रकार से जो कवि है वो सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए फिरता है। तो आप इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये लिख सकते हैं विशेष में। तो इस प्रकार से जो आपका विशेष है ये होगा। तो आपने पैटर्न जान लिया है कि आपको किस प्रकार से जो व्याख्या है ये करनी है पद्यांश वाले भाग की। अब चलते हैं गद्यांश वाले भाग की व्याख्या की तरफ। जो गद्यांश वाला भाग है उसकी भी व्याख्या करनी है। साथ ही जो गद्यांश वाला भाग्य है इसकी जो इंपॉर्टेंट व्याख्या है कौन सी है, तो इसकी बाजार वाली जो आपका पार्ट है तो उसकी जो इंपॉर्टेंट व्याख्या बन जाती है आपकी। और जो आपका जो आपका पद्य खंड है उसकी जो इंपॉर्टेंट व्याख्या है, तो आपके हरिवंश राय बच्चन का आत्मपरिचय, इसमें से आपकी व्याख्या पूछी जा सकती है। तुलसीदास जी की व्याख्या, उसके अलावा आप पढ़ सकते हैं दूसरी व्याख्याओं को भी। तो ये आपकी बाजार वाला पार्ट है, इसकी जो इंपॉर्टेंट व्याख्या है ये है कि मैं एक जादू हूँ। तो इस प्रकार से ये आपने पढ़ी रखा है ये पार्ट। तो इसकी व्याख्या आपको किस प्रकार से करनी है, तो ये पूरा हिंदी में लिखा रहता है, इसमें आपको बस थोड़ा बहुत जोड़ मोड़ करके इसकी जो व्याख्या है वो लिखनी है। संदर्भ में आपके लिखेंगे, इस संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक जयेंद्र कुमार द्वारा लिखित बाजार दर्शन पाठ से लिया गया है। इसमें हमें बाजार के बारे में होने वाली प्रमुख घटनाओं का बताया गया है। फिर उसके बाद में प्रसंग में आपके लिखेंगे, इसमें लेखक के मन के बारे में आप जो भी इसमें इंपॉर्टेंट लगे। बाजार में एक जादू है, वह जादू आग की तरह काम करता है, वह रूप जादू है जो चुंबक को लोहे की तरह चलता है, जादू मर्यादा है, जब मेरा मन खाली होता है ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है, जेब खाली पर मन भरा न होना, जादू चल जाएगा। यानी कि कुल मिला के इसमें क्या है, तो लेखक इसमें मन के खाली होने पर बाजार के जादू का प्रभाव का वर्णन करता है, यानी कि बाजार का जो जादू है उसके बारे में वर्णन करता है। तो आप जो है ये इसकी लाइनें जो है ये लिख दें। और जो आपको कठिन शब्द लगे, जैसे आप इसकी व्याख्या में क्या लिखेंगे, तो बाजार में एक जादू है, वह जादू आग की राह पर काम करता है, जब भी हम किसी वस्तु को देखेंगे तो वह वस्तु हमें पसंद आ जाएगी, भले से हमारी जेब में पैसा नहीं है तब भी हम उस वस्तु को खरीदने की चाह रखेंगे, ये होता है बाजार का जादू। तो आप इस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं। साथ ही बाजार में कहीं अनेक चीज़ मिलती है, सोचा जाएगा, कहीं उस वक्त हमारी जेब भरी हो तो फिर मन किसकी मानने वाला है। यदि हमारे पास पैसा होगा तो हम किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, यदि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम किसी भी चीज़ को नहीं खरीद सकते। मन करता है कि बाज़ार में इतनी अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें हैं, मैं उसको खरीद लूँ। तो आप इस प्रकार से जो मन के भाव है ये प्रकट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में विशेष में आपको क्या लिखना है, तो इसका भी विशेष यही है कि इसकी भाषा सरल व सहज है। दूसरा आपको लिखना है कि इसमें चमत्कारिक अलंकारों को प्रयोग किया है। फिर उसके बाद में आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें बाजारवाद पर बल दिया है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं आप जो व्याख्या है ये। इस प्रकार से अपन ने समझ लिया है कि आपको व्याख्या किस प्रकार से लिखनी है। तो अब चलते हैं अपन निबंध की तरफ। तो ये आपका इंपॉर्टेंट निबंध आ जाता है इंटरनेट की आवश्यकता है, आपका इंपॉर्टेंट निबंध है। एक इसके अलावा जो अभी इलेक्शन चल रहे हैं
चले थे और अभी आने वाले समय में भी इलेक्शंस है, तो उसके ऊपर भी आपके जो निबंध है ये आ सकता है। तो ये हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट निबंध। उसके अलावा कोरोना पे भी आ सकता है, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना पे आ रहा है, तो इस साल भी संभावना है कि आ सकता है। और साथ ही जो इंटरनेट है, इंटरनेट का भी रुझान वर्तमान समय में काफ़ी बढ़ चुका है, तो इसलिए इंटरनेट पर भी आ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको निबंध किस प्रकार से लिखना है, निबंध का क्या बिंदु होने चाहिए। जैसे ये आपकी कॉपी रहती है, इस प्रकार से आपकी कॉपी रहती है, तो कॉपी में सबसे पहले आपको निबंध लिखना है कि इंटरनेट की आवश्यकता। जैसे निबंध है तो आपने ये हेडिंग बना दी, फिर हेडिंग बनाने के बाद फिर आप पॉइंट नंबर 1 डालेंगे, फिर प्रस्तावना लिखेंगे, फिर पॉइंट नंबर 2 डालेंगे। यानी कि आपको शुरू में तो पॉइंट लिख लेना है, यानी कि जो 5 पॉइंट है तो ये आप लिख लें, प्रस्तावना उपसंहार, तो इस प्रकार से आप जो ये पॉइंट है ये लिख लें। फिर उसके बाद में आपको शुरू करना है प्रस्तावना, ताकि कि आपकी जो कॉपी है ये कैसी दिखेगी, भरी भरी सी दिखेगी। तो आपको जो प्रस्तावना है ये लिखनी है। तो प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे, तो प्रस्तावना में आप लिख सकते हैं कि वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है, इसमें कंप्यूटर के आविष्कार हुए हैं, कंप्यूटर के साथ साथ टेलीफोन, मोबाइल, इनके भी नए नए आविष्कार हुए हैं। साथ ही में आज के ज़माने में इंटरनेट की बहुत आवश्यकता है। जो बच्चे हैं वो इंटरनेट की सहायता से पढ़ाई कर सकते हैं। इंटरनेट की मतलब आप जो मूलभूत चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद में इंटरनेट संचार नेटवर्क कुछ कंप्यूटरों का समूह होता है, जिन्हें आसपास सूचनाओं संसाधनों को बड़ी सुगमता से जोड़ा जा सकता है। यानी कि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिससे दूर बैठे लोग से हम वीडियो कॉलिंग के जरिए बात कर सकते हैं, और अलग अलग नेटवर्क इस क्षेत्र में प्रकार से आप लिख सकते हैं। इंटरनेट के उपयोग व दुरुपयोग, तो इंटरनेट के उपयोग में आप लिख सकते हैं कि इंटरनेट से कई सारे जो सरकारी काम है वो आसानी से हो जाते हैं। हम किसी भी परीक्षा का जो फॉर्म है वो आसानी से भर सकते हैं। उसके अलावा जो बच्चे हैं वो आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। और साथ ही कई सारी विधियाँ हैं, जैसे खाना बनाना नहीं आता तो वो हम यूट्यूब पर देखकर बना सकते हैं। उसके अलावा भी कई सारी जो चीज़ें हैं वो इंटरनेट के माध्यम से हम सीख सकते हैं। इंटरनेट के दुरुपयोग क्या है, तो इंटरनेट का दुरुपयोग सबसे पहला ये है कि इससे जो बच्चे हैं गेमिंग करते हैं, तो ये क्या हो गया, इसका दुरुपयोग हो गया कि मोबाइल पर लगे रहते हैं, गेमिंग करते हैं, गेमिंग के कारण जो आँखें हैं वो ख़राब हो जाती है। तो इस प्रकार से जो दुरुपयोग है ये आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में उपसंहार में क्या लिखना है, जो पूरा मेन आपने लिखा है तो उसका छोटा सा सारांश आपको उपसंहार में लिखना है कि विज्ञान के इस युग में इंटरनेट ज्ञान का सागर है। इंटरनेट से हम किसी भी प्रकार की चीज़ को ढूंढ सकते हैं। गूगल एक प्रकार का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, जिसके कारण हम छोटे से छोटी समस्या का हल सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि इसका इस्तेमाल करना आ जाए तो हम संसार में ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से जो है निबंध लिख सकते हैं। यदि काय का भी निबंध आ गया तो आपको जो पॉइंट है वो आपको आपके मन से बनाते, और साथ ही आप जो सुंदर अक्षर हैं उनका भी प्रयोग करें, यानी कि आपकी जो कॉपी बिल्कुल साफ़ सुथरी दिखनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये था वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब।